चर्चा की गई। तीसरा, वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन, जिसका मूल विषय पर्यावरणीय संरक्षण था जिसका मूल विषय पर्यावरणीय संरक्षण था। चौथा, वर्ष 1972 में नॉर्डहॉस एवं जेम्स टॉबिन द्वारा हरित जीडीपी नामक संकल्पना को प्रस्तावित किया गया, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत इस पॉइंट में हरित जीडीपी या ग्रीन जीडीपी, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन का पर्यावरण पर स्थापित नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इन सभी घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप संवहनीय विकास की संकल्पना वैश्विक मंच पर प्रकाश में आई, जिसे पहली बार 1987 में ब्रटलैंड कमीशन की आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के साथ ब्रटलैंड कमीशन द्वारा शीर्षक के साथ जारी की गई रिपोर्ट में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। और ये परिभाषा, जो औपचारिक परिभाषा कही गई, वो लिख लेंगे। संवहनीय विकास का तात्पर्य या अभिप्राय, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है संवहनीय विकास का अभिप्राय विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो भावी मतलब क्या होता है? भविष्य। जो भावी या भविष्य की मानवीय पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान मानवीय पीढ़ी की अपेक्षाओं को संतुष्ट करें। वर्तमान मानवीय पीढ़ी की अपेक्षाओं या आकांक्षाओं को संतुष्ट करें। अगली लाइन से लिखेंगे। अर्थात यह कहा जा सकता है कि संवहनीय विकास की अवधारणा अंतरपीढ़ी इंटरजनरेशनल साम्यता की बात करती है। हालांकि इस संकल्पना के अंतर्गत आंतरपीढ़ी साम्यता की संभावनाओं को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। साम्यता की संभावनाओं को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता।
दरकिनार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये ऐसी बात मैंने क्यों कही? क्योंकि सतत विकास का कॉन्सेप्ट अगर आप देखो तो ये क्या कह रहा है, मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकता को भी संतुष्ट करो। तो मौजूदा पीढ़ी का मतलब कि एक मौजूदा पीढ़ी के हर वर्ग की आवश्यकता। तो मौजूदा पीढ़ी के हर वर्ग की आवश्यकता का मतलब क्या हो गया? आंत पीढ़ी साम्यता। और फिर क्या लिखे हो? मौजूदा पीढ़ी की अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के साथ साथ भविष्य की आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं का भी ख्याल रखा जाए। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अंतर पीढ़ी साम्यता, इंटर जनरेशनल इक्विटी। और फिर से ये चीज मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगा, बट आप चाहो तो परीक्षा के मान के अनुसार लिख सकते हो कि सतत विकास या संवहनीय विकास का जो ये शब्द है, इसके तीन आयाम हैं। आर्थिक सशक्तिकरण या आर्थिक वृद्धि या आर्थिक सततता, जो भी कह लो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सततता और पर्यावरणीय सततता या पर्यावरणीय संरक्षण। तो यहां पर आपने क्या देखा कि 1987 में औपचारिक रूप में इस शब्दावली को परिभाषित किया ब्रटलैंड कमीशन ने, और इसके बाद सतत विकास को सुनिश्चित करने को लेकर तमाम कोशिशों का दौर शुरू हुआ। जिन कोशिशों के दौर में सबसे बड़ी नेतृत्व की भूमिका को निभाना शुरू किया यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र ने। अब इस नेतृत्व भूमिका का निर्वहन संयुक्त राष्ट्र ने कैसे किया, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सोची गई वो तमाम संभावनाएं सतत विकास के विषय पर भारत में कैसे लागू हो रही हैं, इस पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सतत विकास का मुद्दा चूंकि एक वैश्विक मुद्दा था, तो इस मुद्दे पर हम आगे कैसे बढ़े, इसको लेकर एक रणनीति तैयार करने का काम एक सिंगल कंट्री का नहीं होगा, बल्कि वो एक वैश्विक संगठन इस पे अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। और वो जिम्मेदारी निभाया, फिर से मैं कहूंगा, किसने? यूनाइटेड नेशन ने। कैसे जिम्मेदारी निभाई गई? तो भूमिका में मौखिक रूप से बताऊंगा क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का विषय है, बट उसके बाद जो हम मौजूदा समय की व्यवस्था देखेंगे वो लिखेंगे। यूनाइटेड नेशन ने 1992 में पूरे विश्व के पर्यावरण संरक्षण के विषय पर एक दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। पहला सम्मेलन कब था? 1972, स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण पर जो दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ, इसे नाम दिया गया, आप नाम शायद ये सुनते होंगे, पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन। हालांकि ये जो दोनों के दोनों नाम हैं, ये पूरी तरीके से अनौपचारिक शब्द हैं। 1992 में आयोजित किए गए उस सम्मेलन का जो औपचारिक नाम था, फॉर्मल, वो औपचारिक नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, संयुक्त राष्ट्र सतत पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन। इस सम्मेलन में पूरे विश्व के पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से 5 अलग अलग प्रयास किए गए, या 5 अलग अलग आप कह सकते हो कि संधियों या एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज किया गया। किस सम्मेलन में? पृथ्वी सम्मेलन में। पहला जो एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ पृथ्वी सम्मेलन के मंच से, वो संधि या एग्रीमेंट संबंधित था एक पर्यावरणीय समस्या से, जो पर्यावरणीय समस्या थी, अभी भी बनी हुई है, जलवायु परिवर्तन की। इसको रोकने के लिए जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो UNFCCC के नाम से पढ़ा जाता है। इसी तरीके से जिस दूसरे विषय पर दूसरी कोशिश की गई, वो विषय था जैव विविधता, पूरे पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण। इसके लिए जो दूसरी संधि हस्ताक्षरित की गई इसी रियो समिट के प्लेटफॉर्म या मंच से, वो था जैव विविधता सम्मेलन, जिसको CBD कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। पूरे विश्व में भूमि क्षरण, लैंड डिग्रेडेशन की समस्या को कम करने के लिए, जिसको कई किताबों में मरुस्थलीकरण की समस्या भी कहा गया है, इसके लिए एक तीसरी संधि साइन या हस्ताक्षरित हुई, जिसको UNCCD कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र भूमि क्षरण अल्पीकरण सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और इसी तरीके से जो चौथी कोशिश हुई, सॉरी, इनफैक्ट 4 ऐसे कोशिशें थी। जो चौथी कोशिश थी वो थी सतत विकास, जो विषय हम पढ़ रहे हैं उस पर आधारित। क्या थी ये कोशिश? तो इस विषय को लेकर देखिए किया क्या गया। रियो समिट के प्लेटफॉर्म से सतत विकास के विषय पर आने वाली 21वीं सदी के लिए कुल 400 से भी अधिक एजेंडा की सूची तैयार एवं जारी की गई। और ये एजेंडा किस विषय से संबंधित है? क्या कहोगे? सतत विकास का विषय। एजेंडा का मतलब होता क्या है? एग्जांपल से समझो, ये दोनों शब्द क्या है। जैसे मान लो कि मेरे 2 साल का एजेंडा ये है, या मेरे अगले 2 साल का विषय ये है कि मैं अपने आप को सफल सिद्ध करूं। अब उसके लिए मैं अगले 2 साल का एजेंडा सेट करूंगा ताकि मैं अपने आप को सफल सिद्ध कर सकूं। लेट्स से कि एक एजेंडा है, पहला एजेंडा ये है कि आने वाले 1 साल में मैं ये एग्जाम क्रैक करूं। दूसरा एजेंडा मैं सेट किया कि फिर उसके बाद से वो एग्जाम क्रैक करूंगा। तो एग्जाम क्रैक करना क्या है? एजेंडा है, एक व्यापक अचीवमेंट या उपलब्धि को हासिल करने के लिए। तो इसी तरीके से व्यापक शब्द क्या था? सतत विकास। उसको सुनिश्चित करने के लिए कुल कितने एजेंडा निर्धारित किए गए? 400 से भी अधिक। और उन सारे तैयार किए गए एजेंडा को एक रिपोर्ट में तब्दील किया गया, जिस रिपोर्ट का शीर्षक रखा गया एजेंडा 21 रिपोर्ट। एजेंडा 21 रिपोर्ट, एजेंडा 21 रिपोर्ट, एजेंडा 21 रिपोर्ट। ठीक है, तो सतत विकास के विषय पर ध्यान में रखना। आप ये इंफॉर्मेशन अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि 1992 में रियो सम्मेलन के मंच से एजेंडा 21 रिपोर्ट को जारी किया गया। बाहर लोग खड़े हैं क्या फिर क्लास के लिए कोई? हाँ, एजेंडा 21 रिपोर्ट को जारी किया गया। ठीक, एजेंडा 21 रिपोर्ट को, और कहां से जारी हुआ ये रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र के मंच से। अब देखो कि आगे क्या हुआ। इस रिपोर्ट को जारी करने के बाद अब अगला पड़ाव आया कि चलो अब इस पे काम शुरू करते हैं। तो कैसे काम किया जाए? तो जो 400 से भी अधिक एजेंडा तय किए गए हैं इस रिपोर्ट में, उनमें से शुरुआत के कुछ बहुत फंडामेंटल एजेंडा को पहले कंसीडर किया गया, और वो ऐसे एजेंडा थे सतत विकास से संबंधित जो विकासशील और अल्प विकसित देशों के समाज की बड़ी चुनौतियां थी। तो उन समस्याओं को अल्पीकृत या आप कह सकते हो कि मैनेज करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2000 के समय 8 लक्ष्य घोषित किए। ध्यान में रखना, ये 8 लक्ष्य यानी कि 8 अलग अलग क्या एजेंडा, और ये 8 एजेंडा किससे संबंधित? सतत विकास के मुद्दे से संबंधित।
ये जो 8 लक्ष्य घोषित किए गए, हाँ, वर्ष 2000 में, 2000, ये जो 8 लक्ष्य यूनाइटेड नेशन ने घोषित किए किस वर्ष में? वर्ष वर्ष 2000 के दौरान। इन 8 लक्ष्यों को एक नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा और वो नाम था सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, या इंग्लिश में कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स या एमडीजीज। और इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा क्या निर्धारित की गई? 2015। 2015 8 लक्ष्य घोषित हुए जिनको सामूहिक रूप में नाम दिया गया, एमडीजी में शब्द प्रयोग करूंगा, हिंदी में कहते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। इन 8 लक्ष्यों को प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई 2015, ठीक है। और फिर 2015 तक कह सकते हो कि 2000 से लेकर 2015 तक संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में भारत सहित पूरा विश्व इन्हीं 8 लक्ष्यों पे काम करता रहा। अब इन 8 लक्ष्यों की डिटेलिंग मत करना क्योंकि ये बहुत पुराना एक सब्जेक्ट हो चुका है। इसका अगर मैं कुछ ओवरव्यू दूं तो जैसा मैंने अभी बताया आपसे कि ये जो 8 लक्ष्य थे ये प्राइमरीली प्राथमिक तौर पे किन देशों के समाज से जुड़े हुए विषय थे? विकासशील और अल्प विकसित देशों की जो बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी, 8 मूलभूत समस्याएं, उनसे संबंधित ये 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए। जैसे कि पहला लक्ष्य था गरीबी को 30% के दायरे से रेट या दर से कम करना। अब सोचो गरीबी किस तरीके के देशों का मूल समस्या है? विकसित या विकासशील? विकासशील राष्ट्रों की अल्प विकसित राष्ट्रों की समस्या है। दूसरा लक्ष्य इसमें क्या था? प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 से 8, 8वीं तक। सार्वभौमिक बनाने का मतलब है जितने भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं वो किसी ना किसी प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पंजीकृत हो जाए। इसको कहते हैं सार्वभौमिक बनाना। अब आप सोचिए कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य वो विकासशील देशों की समाज की ही एक चुनौती होगी। विकसित राष्ट्र ऑलरेडी इस पे अच्छा कर रहे होंगे। तो ऐसे ही 8 मूल विषयों पर कुल कार्य किए गए, लक्ष्य घोषित किए गए। किसने घोषित किया ये लक्ष्य? यूनाइटेड नेशन ने। और काम करने की जिम्मेदारी इस पे किसकी थी? अलग अलग देशों की थी। भारत अपने देश में भारत की सरकार काम करे, ब्राजील में इन पर काम ब्राजील की सरकार करे, अलग अलग देशों की अपनी सरकारें काम करें। यही वजह है कि आप देखोगे कि 2000 से लेकर 2015 के बीच में भारत की सरकार ने कई ऐसे कार्यक्रम घोषित किए जो किस पे आधारित थे? इन्हीं 8 विषयों पर आधारित थे। सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुनते हो? किस वर्ष घोषित हुआ? 2001 में अनाउंस हुआ, फिर उसके प्रोविजंस बदल ओरिजिनली। अब 2001 में सर्व शिक्षा अभियान कहां से आया? अचानक से उभर के आ गया। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना ये लक्ष्य भारत को भी साधना था। और इसलिए सर्व शिक्षा अभियान क्या माध्यमिक शिक्षा की बात करता है या उच्च शिक्षा की? माध्यमिक की या प्राथमिक की? प्राथमिक शिक्षा की बात करता है। इसके बाद आप प्राथमिक शिक्षा को लेकर सरकार की दूसरी कोशिश क्या पाओगे? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें लोगों से अपील की गई कि अपने अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लाइए, डालिए। लेकिन अपील करके सब कुछ हो जाएगा क्या? तो कहीं ना कहीं लोगों को अधिकार देना पड़ेगा। किसका? प्राथमिक शिक्षा का। शिक्षा का अधिकार तो बहुत बड़ा विषय हो गया। तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देने के उद्देश्य से सरकार ने 2002 में 86वां संविधान संशोधन पढ़ते हो, राइट टू एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन को एक मूल अधिकार के रूप में मानता है। ये सभी उदाहरण लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये परसेप्शन बनाओ कि सरकार की हर कोशिश का कोई ना कोई अपना एक बैकग्राउंड होता है, उसकी वजह होती है। और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा घोषित किए गए कोई भी कार्यक्रम वो किसी ना किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर के विषय वस्तु पर देश को सफल बनाने की कोशिश होती है। समझ में आ रही बातें? तो ये सारे के सारे 2015 तक भारत की सरकार के ये बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे शुरू हुए जिन कार्यक्रमों को घोषित करके किस विषय पर सफलता सिद्ध करने की कोशिश की गई? इन 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे। लेकिन 2015 का समय जब करीब आया तो अब यूनाइटेड नेशन के मंच पर नए तरीके का विचार विमर्श शुरू हुआ। क्या? कि अब 2015 के बाद की क्या रणनीति होनी चाहिए? किस विषय पर? किस विषय की रणनीति मैं कह रहा हूं? सतत विकास को लेकर हमारी अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए? तो उस पर चर्चा करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2012 में अपनी एक नई बैठक बुलाई जिसको हम रियो प्लस 20 के नाम से पढ़ते हैं। लिखिए जरा, सतत विकास के विषय वस्तु पर, सतत विकास के विषय वस्तु पर, सतत विकास के विषय वस्तु पर 2000 सतत विकास के विषय वस्तु पर 2015 के पश्चात की 2015 के पश्चात की रणनीति 2015 के पश्चात की रणनीति पर विचार विमर्श करने हेतु वर्ष 2012 में विचार विमर्श करने हेतु वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विचार विमर्श करने हेतु वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रियो प्लस 20 सम्मेलन का जो औपचारिक नाम था वो था संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के मंच पर 2015 से 2030 तक के 15 वर्षों हेतु इस सम्मेलन के मंच पर 2015 से 2030 तक के 15 वर्षों हेतु सतत विकास विषय से संबंधित 17 नए लक्ष्यों को घोषित करने का निर्णय लिया गया। 17 नए लक्ष्यों को घोषित करने का निर्णय लिया गया जिन्हें सामूहिक रूप में 17 नए लक्ष्यों को घोषित करने का निर्णय लिया गया जिन्हें सामूहिक रूप में सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। जिन्हें सामूहिक रूप में सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है।
और बेसिकली ये जो लक्ष्य 17 घोषित किए गए हैं, इनको घोषित करने का जो एग्रीमेंट 2012 में आयोजित हुआ, फाइनलाइज हुआ, 2012 के इस सम्मेलन की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई, उसका शीर्षक कहीं बुलेट फॉर्म में लिखे, वो प्रीलिम्स में, हालांकि मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी में कभी दे विल आस्क, बट यू हैव टू बी इन सेफ पोजीशन। उसका रिपोर्ट का शीर्षक था फ्यूचर वी वांट। 2012 की रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन ने प्रकाशित की, उसका शीर्षक क्या था? फ्यूचर वी वांट। फ्यूचर वी, WEV वांट। ब्रटलैंड कमीशन का शीर्षक क्या था? क्या लिखेगा? आवर कॉमन फ्यूचर। इस सम्मेलन की रिपोर्ट का शीर्षक था फ्यूचर वी वांट। हेडिंग देंगे सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य हेडिंग दीजिए, सतत विकास लक्ष्य हेडिंग देंगे। और उसमें सतत विकास लक्ष्य की हेडिंग में लिखेंगे पहला, जारी वर्ष 2015। कुछ इंफॉर्मेशन पहले लिखो, जारी वर्ष 2015। अगला पॉइंट, ये सभी लक्ष्य कुल 169, ये सभी लक्ष्य कुल 169 छोटे लक्ष्यों में विभाजित हैं। 169 छोटे लक्ष्यों में विभाजित हैं। फिर और इन 17 लक्ष्यों के बारे में बस बुलेट फॉर्मेट में इन 17 लक्ष्यों को चाहो तो लिख लो, केवल बुलेट टर्म्स, ताकि आपको याद रहे। और ये याद रखना, जिस लक्ष्य को जिस क्रम संख्या में मैं लिखवा रहा हूं, उसी क्रम संख्या में याद भी रखिएगा। एसडीजी संख्या 1, सभी प्रकार की निर्धनता को समाप्त करना। एसडीजी 2, भूखमरी को समाप्त करना। एसडीजी 3, हाँ। तो तीनों में आपस में किस बात की डिबेट चलती है हमेशा पूरी क्लास में? क्या दिक्कत है? बैठते भी हो एक साथ हो। हाँ, तुम तीनों एक काम करना, कल से आगे बैठना, ताकि मैं देख पाऊं कि क्या लिख पा रहे हो, क्या नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है? बुनियादी संरचना, उद्योग एवं नवाचार। ठीक है? एसडीजी संख्या 16 है, शांति, न्याय एवं संस्थागत सुदृढ़ता। संस्थागत सुदृढ़ता। और एसडीजी संख्या 17 है, सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग। 15वां है स्थलीय जीवन का संरक्षण। 14वां है जलीय जीवन का संरक्षण। 13 है जलवायु कार्यवाही। फिर 12वां है संवहनीय उत्पादन एवं उपभोग। उसके ऊपर आप लिख चुके हैं सारे। सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में मैं आपको पहले ही बता दूं, 2 मिनट का समय दोगे। कल की क्लास में हम 1 घंटे में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और वृद्धि बनाम विकास का जो चैप्टर था वो भी हम कंप्लीट कर ले जाएंगे। मैं फिर इंडस्ट्री, एलपीजी पॉलिसी एंड इंडस्ट्री, ये टॉपिक कल से शुरू करूंगा। मेरा थोड़ा अप्रोच है कि जो मेंस ओरिएंटेड चैप्टर है, पहले उनको अच्छे से हम कंप्लीट कर ले जाएं, जिसमें डिबेट की जरूरत है, डिस्कशन की जरूरत है। तो एलपीजी पॉलिसी एंड इंडस्ट्री का टॉपिक हम शुरू करेंगे कल की क्लास से, और फिर अगले दो से तीन लेक्चर का वो टॉपिक होगा। फिर उसके बाद हम आएंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आगे के 3-4 लेक्चर्स हैं। अब एक चीज इसमें मैं ये कहूंगा कि एक
थोड़ा सा मैं कल्चर बदल रहा हूँ। अब तक आप इकोनॉमी की क्लासेस या जीएस की क्लासेस का जो आपके मुखर्जी नगर का बना बनाया स्वरूप है, फैकल्टी आता है, कहता है, आप लिखते हैं, आप अपने घर, हम अपने घर। इकोनॉमी में भी लार्जली यही तरीका हर एक फैकल्टी अडॉप्ट करता है। थोड़ा सा इसमें मैं मेंस ओरिएंटेड चैप्टर्स में एक कुछ आप कह सकते हो कि एक एडिशनल कोशिश को मैं करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मेरी भूमिका केवल पीछे से सपोर्ट करने की होती है, पूरा का पूरा काम करना आपको होता है। इकोनॉमी में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप किताबों से चाहे चाहो तो महीने भर पढ़ लो, फिर भी किताबों से केवल पढ़ के आप वो क्लियरिटी नहीं बिल्डअप कर सकते। उनकी क्लियरिटी को बिल्डअप करने के लिए जरूरी है कि आप आपस में उनको लेकर क्या करो, चर्चा करो आपस में। अब आपस में चर्चा करने का तरीका और सुटेबल लोकेशन है आपकी ये क्लास, जिसमें एक डिबेट का माहौल बनाकर कुछ मेंस ओरिएंटेड जो पूरे एक महीने के मेरे लेक्चर में जो 8-10 टॉपिक मैं चुनूंगा, उन पर हम डिबेट भी करेंगे। डिबेट करने का तरीका क्या होगा मैं पहले ही बता दूं। काउंटर आर्गुमेंट करने का बहुत समय है नहीं, क्योंकि मुझे इसी तय समय में सब कुछ कराना है। तो अब मैं आपको कुछ हर क्लास में कुछ ना कुछ डिबेट का टॉपिक दूंगा, जिस पर आपको जाकर सोचना होगा, घर पे समझना होगा, अपना एक ओपिनियन बिल्डअप करना होगा। और हर दिन की क्लास का अंतिम 5 मिनट मैं किसी एक ना एक पर्सन को इनवाइट करूंगा पोडियम पे, वो आकर दिए गए टाइटल पर अपनी बात रखेगा, बाकी सभी सुनेंगे। हिंदी माध्यम के बैच में मैं पहले ही बोल दूं कि इस तरीके के कल्चर को लेकर बहुत मुझे एक्टिव रिस्पांस नहीं मिलता है, और ये 2-3 बहुत खट्टे सत्य हैं, कड़वे सत्य हैं कि क्यों हिंदी माध्यम का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रह रहा है। क्योंकि इस समय के एग्जामिनेशन की ये सब जरूरतें हैं, और हिंदी माध्यम का क्राउड अभी भी उस बनी बनाई परंपरा पर ही टिका हुआ है कि बस किताब से पढ़ो, रटो, कुछ लिखो और परफॉर्म करो। कल्चर और समाज के बदलने के साथ साथ आप भी अपने आप को बदलिए, ठीक है? और यही छोटी छोटी चीजें आपके परफॉर्मेंस को निखारती हैं। आपका रिस्पांस अगर मुझे मिलता रहेगा तो पूरे बैच तक इस परंपरा को मैं जिंदा रखूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि यू आर नॉट मच एक्टिव फॉर इट, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पीसीएस का बैच जो आपसे पहले वाला है वो इस पर अच्छा कर रहा है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बैच में इस कल्चर को लेकर कितने सक्रिय हैं या नहीं है। वो आपकी अपनी इच्छा होगी, आपके अपने राय होंगे। जो पहला टॉपिक मैं आपके डिबेट के लिए दे रहा हूं वो ये है कि जिन 2 मुद्दों को आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना सतत विकास के बारे में बाकी है, बट अब आप इतनी स्थिति में है कि जो डिबेट का टॉपिक मैं दे रहा हूं उस पर सोच सकते हो। डिबेट का टॉपिक है कि किस प्रकार समावेशी वृद्धि एवं सतत विकास एक दूसरे के पूरक हैं। किस प्रकार समावेशी वृद्धि एवं सतत विकास एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है? और मेरी कोशिश होगी कि हर दिए गए टॉपिक पे 3 से 4 दिन का समय मैं खर्च करूं, 3 दिन का, ताकि कम से कम मुझे 3 अलग-अलग लोगों का ओपिनियन पता चल जाए। मुझे क्या, पूरी क्लास को। उससे हमारा डायमेंशन बिल्डअप होगा, और फिर 3-4 दिन तक एक टाइटल पर समय देने के बाद हर चौथे 5वें दिन मैं दूसरा टाइटल दे दिया करूंगा। तो कल मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कोई एक आकर 5 मिनट में इस टॉपिक पर अपनी बात रखेगा वर्बली, बाकी लोग हम लोग सुनेंगे। सी यू टुमारो, थैंक यू।